हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरविंदो क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू कम इन द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस? ए, द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर ऑफ द सिपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, द इनफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स। हम पाते हैं कि ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों एक वजह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपॉइस के रेबेलियस होने में। और यहाँ सवाल है कि इनमें से कौन एक कारण नहीं है। तो इनमें से तो सारे के सारे कारण हैं, तो नन ऑफ द एबव हमारा यहाँ आंसर होगा। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवॉल्ट को कहा जाता है और इसके कई सारे रीज़न थे। पॉलिटिकल काउजेस की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर और एब्सेंटी सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश और सब्सिडरी अलायंस। इकोनॉमिक काउजेस की यदि हम बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ और हमारे देश में जो कॉटेज इंडस्ट्री था उसको रिन्यू इन्होंने कर दिया था। पॉवर्टी एंड फेमाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री। रिलीजियस काउज की बात करें तो अभी हम देखेंगे कि रिलीजियस काउज ही इमीडिएट काउज भी बनता है। इन्होंने इनफील्ड राइफल लाया था, इंट्रोड्यूस किया था और भारतीय जवानों के बीच यह धारणा थी कि काउ एंड पिग का फैट इसमें यूज़ किया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक धारणाओं को हताहत करते थे। यदि हम मिलिट्री काउज की बात करें तो इंडियन सोल्जर्स के साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उन्हें सेकेंड कैटेगरी का सिटीजन समझा जाता था। इनकी सैलरी भी जो होती थी वह कम हुआ करती थी कंपेयर टू अदर्स मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे, वाइट सोल्जर्स हुआ करते थे। इनका प्रमोशन भी बहुत कम ही किया जाता था। और जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट यह एक बहुत बड़ा वजह बना था 1857 के रिवोल्ट का। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि जो भी भर्ती होंगे, इनिशियली यह एक्ट लागू किया गया था बंगाल में, बाद में इसे इनलार्ज करके पूरे देश में लागू कर दिया गया। प्रावधान था कि आप यदि फौज में आते हैं तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, समुद्री यात्रा करके बाहर भी जाना पड़ेगा अपनी सर्विस देने के लिए, जहां कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी। और समुद्र को पार करना हिंदू धारणाओं के अनुसार उचित नहीं था, यह इनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था और यह एक वजह बना था 1857 के रिवोल्ट का। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट मुगल एम्पेरर बहादुर शाह जफर। इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑप्शन ए चांदनी चौक टू पालम, दिल्ली टू बिहार, पेशावर टू वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नन ऑफ द एबव। क्योंकि बहादुर शाह जफर का जो अंपायर था, ऐसा कहा जाता है कि यह लिमिटेड हो गया था ओनली टू वॉल्ड सिटी ऑफ शाहजहांबाद, जिसे ओल्ड दिल्ली भी कहा जाता है। शाहजहांबाद के जो 4 दीवारें थीं उनके भीतर ही बहादुर शाह जफर का अब अथॉरिटी रह गया था। बहादुर शाह जफर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय इनकी एज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 82 ईयर्स रही होगी, 82 ईयर्स के थे। एंड ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पेरर। एंड औरंगजेब के मरने के बाद ही 1707 के बाद ही लगभग मुगल वंश का डिक्लाइन शुरू हो गया था। और बहादुर शाह जफर के समय तक तो आप देख ही रहे हैं कि इनकी जो अथॉरिटी थी सिर्फ वॉल्ड सिटी के अंदर तक रह गई थी, शाहजहांबाद के अंदर ही। 1857 की रिवॉल्ट में बहादुर शाह जफर पर यह आरोप लगाया गया कि आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है रिवॉल्ट में, इसलिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को कारागार में भेज दिया गया रंगून में इन अक्टूबर 1858 और बहादुर शाह जफर की वही मौत हो जाती है इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। इनके जो दोनों बेटे थे उनको इनकी आंखों के सामने ही अंग्रेजों ने गोलियां मार दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? राजा ऑफ विजयनगरम, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगार ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलु थम्पी ऑफ त्रवणकोर। एंड द राइट आंसर इज बी निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्हें कोई एतराज़ नहीं था कि अंग्रेज इनके ऊपर शासन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इन्होंने कभी कोई रेबेलियस एटीट्यूड नहीं रखा अंग्रेज़ों के प्रति। हम पाते हैं कि 1798
जब ब्रिटिशर्स ने अपना सब्सिडरी अलायंस नाम का यह जो पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लाया था, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे पहले इंडियन स्टेट बने थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की इस अलायंस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। और इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हर वक्त किया, चाहे वह सेकेंड एंग्लो मराठा वार रहा हो 1803 से 1805, या थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819, या फिर एंग्लो मैसूर वॉर्स रहे हों। यह हमेशा ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे थे। इवन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज लॉयल टू ब्रिटिश। मीर उस्मान अली खान ही वॉज द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और इसने 1911 से 1948 तक शासन किया था, और इसलिए इसे अंग्रेज़ों ने टाइटल दिया था फेथफुल एलाई ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट पीजेंट नॉट wanting to grow indigo but being forced to. Option B, peasant wanting to grow indigo but being forced not to. Option C, peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. Option D, a protest movement that carried out an indigo colored flag. And the right answer is C. इंडिगो रेबेलियन को हम नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, जो बंगाल में 1859-60 में हुआ था। इस रिवोल्ट को फार्मर्स ने ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर। ये प्लांटर उनको अनफेवरेबल प्राइस पर इसे उपजाने के लिए फोर्स किया करते थे। हिंदू पैट्रियट जो हरीश चंद्र मुखर्जी का न्यूज़पेपर था, और शिशिर कुमार घोष जैसे जर्नलिस्ट, इन्होंने अपने रिपोर्ट्स में इस बात को डिफेंड किया था कि पीजेंट्स सही हैं, और साथ ही यह इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉइटेशन को भी यहाँ उजागर करते थे। और एग्ज़ाम वर्दी पॉइंट है कि दीनबंधु मित्रा का एक प्ले था नील दर्पण, इसमें भी इंडिगो रिवोल्ट को ही दर्शाया गया है। मिशनरीज जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए आए थे, इन्होंने भी पॉजिटिवली ही रिएक्ट किया था टुवार्ड्स द पीजेंट डिमांड। यह उनके डिमांड को सही मानते थे, और इसलिए इनके सपोर्ट में इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। ये इंडिगो को लेके इतना आखिर में ये जोड़ क्यों दे रहे थे प्लांटर्स, तो वजह यह था कि यूरोप में इन ब्लू डाइस का बहुत हाई डिमांड था, और इसके लिए उनको बहुत अच्छे दाम मिल जाया करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट काउज ऑफ द डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1875 वॉज द शैडो ऑफ ए फेमाइन, हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई महाजन्स, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। एंड द राइट आंसर इज बी, क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेक्कन में जो सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वह था रेवतवारी सिस्टम, और इस सिस्टम के तहत बहुत ही हैवी टैक्सेशन लगाया गया था फार्मर्स के ऊपर, जिनको कि वहाँ हम रेवत बोलते थे। अभी ये वक्त था जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, और सिविल वॉर होने के कारण जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, वहाँ के कॉटन मिल्स में कॉटन का सप्लाई अमेरिका से बंद हो गया था, और अभी कॉटन सिर्फ इंडिया के फार्मर्स ही सप्लाई कर रहे थे वहाँ, और इसलिए जो इंडियन कॉटन था उसका डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ था, और उनको अच्छे दाम मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर का अंत होता है इन 1864, तो कॉटन के जो प्राइस थे वो क्रैश कर जाते हैं, और इसी वक्त इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि लैंड रेवेन्यू यह 50% तक बढ़ा देंगे, और इसके बाद कुछ सालों तक सक्सेशन में हम पाते हैं कि किसानों की जो उपज थी वह भी सही नहीं होती है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और वह सरकार को टैक्स देने के लिए अल्टीमेटली मनी लैंडर्स पर डिपेंड करते थे। ऑन 12 मई 1875 रेवत्स गैदर होते हैं सुपा विलेज में, और शॉपकीपर्स पर अटैक कर देते हैं। उनसे वह बही खाता और बॉन्ड पेपर्स को डिमांड करते हैं, और इन खाता बुक को ये जला डालते हैं। कई सारे ग्रेन शॉप्स को लूट लिया जाता है, और कुछ जगहों पर आगजनी की घटना भी सामने आती है। पुणे सार्वजनिक सभा, जिसकी की स्थापना MG रानाडे ने की थी, इन्होंने भी सपोर्ट दिया था इस मूवमेंट को, और इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, तो एक कमीशन की स्थापना की जाती है, जिसकी मदद से डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास कराया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि पामे दत्त सेड
They both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? A. Indian National Congress, Communist Party of India. C. Swaraj Party. D. Hindustan Socialist Republican Association. And the right answer is Indian National Congress. रजनी पामेद दत्त थे कौन? पहले तो हम यह जान लेते हैं, यह एक मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के और पेशे से यह एक जर्नलिस्ट थे। 1940 में इनकी बुक आई थी इंडिया टुडे। इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। इसमें यह बताते हैं कि ब्रिटिश अंपायर को सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट द राइजिंग फोर्सेस ऑफ पॉपुलर अनरेस्ट एंड एंटी ब्रिटिश फीलिंग कांग्रेस की स्थापना की जाती है। आगे यह बताते हैं कि कांग्रेस बोथ फाउट एंड कोलैबोरेटेड विथ इंपीरियलिज्म। The next question is, which of the following was not a nationalist newspaper? Hindu, Bengali, Maharat and the Times of India. And the right answer is D, the Times of India. यह एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। हम जान लेते हैं इनमें से हर न्यूज़पेपर के बारे में। हिंदू के बारे में तो यह क्लियर है कि यह एक लीडिंग न्यूज़पेपर था जो एंटी ब्रिटिश स्टांस रखता था एंड यह स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर 1878 को। बंगाली की स्थापना करते हैं गिरीश चंद्र घोष और 1862 में यह पेपर का प्रकाशन शुरू होता है और इसकी भाषा इंग्लिश थी और यह कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर था। द नेक्स्ट वन इज महारत। महारत जो था वह बाल गंगाधर तिलक का एक इंग्लिश अखबार था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में भी एक अखबार लाया था जिसका नाम केसरी था और यह 1881 में ही इन अखबारों को प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं और इनका उद्देश्य था कि यह पॉलिटिकल कॉन्शसनेस लाएं लोगों के अंदर। ओरिजिनली यदि हम देखें तो द बॉम्बे टाइम्स एंड द जर्नल ऑफ कॉमर्स यह ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करते थे। जो वेस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश रेसिडेंट थे उनके इंटरेस्ट को ये सर्व करते थे और 1838 में इसको फाउंड किया गया था। बाद में यह एक दैनिक अखबार बन जाता है इन 1851 और इसका नाम बदल दिया जाता है द टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1861। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके की फाउंडर के नाम नीचे दे रखे हैं। प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंग थे। सो ऑप्शन बी या सी में से कोई होगा, हमें यह पता चल गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी से बिलोंग करता था। सो इन दोनों के फाउंडर जानकर ही हम बता सकते हैं कि आंसर इसका बी होगा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले से बिलोंग करता था एंड रहनुमाई मजदयासन सभा यह नौरोजी फुरदोंजी का था। चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर के नाम को उनके एडिटर से मैच कराना है। हिंदू के एडिटर जी सुब्रमण्य अय्यर थे। सो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक राइट आंसर होगा हमारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक का था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को बिलोंग करता था। सो द राइट आंसर हमें मिल चुका है डी। आगे देख लेते हैं हम। हिंदुस्तानी के एडिटर गंगा प्रसाद वर्मा थे और सुधारक के एडिटर गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आज का आखिरी सवाल, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन। कब इनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा? ही बिकेम ए पॉपुलर टीचर, स्टार्टेड ए पॉपुलर न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन द रैंड मदर केस या ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल। तो इस सवाल का ऑफिशियल जवाब यदि हम देखें तो ई था, क्योंकि यह एम्बिग्यूटी है इस पर कि आखिर इनको लोकमान्य कब कहा गया। इस तरह से हम पाते हैं कि एम्बिग्यूटी है लोकमान्य तिलक को लोकमान्य कब कहा गया इस बात को लेके। कुछ जगहों पर 1896 के बॉम्बे प्लेग का जिक्र आता है कि उसमें जो इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी उसके बाद से इन्हें कहा गया। कुछ जगहों पर असैसिनेशन ऑफ WC रैंड की भी बात आती है और कहीं होम रूल मूवमेंट की भी बात आती है। सो वी विल गो विद द ऑफिशियल आंसर की ई। एंड यह था आज का हमारा लेक्चर। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।